हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज का ये वीडियो जो रहेगा उसके उसमें हम झारखंड स्टेट का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली जो है कल रात को मतलब जो मतलब 9 अगस्त को आपका झारखंड काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया गया था। ठीक है। तो हम कल ही आपको बोले थे कि जो जो डाउट होगा काउंसलिंग से रिलेटेड वो आप पूछ लीजिएगा कम्युनिटी। हाँ हाँ, इसका जो नोटिफिकेशन आया था झारखंड काउंसलिंग से रिलेटेड, इसका नोटिफिकेशन हम अपने यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिए थे और साथ साथ में हम लोग वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल दिए थे। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, या फिर क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा उसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे ही सर्च कीजिएगा मोहित बर्नवाल एम्स करके तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जैसे बहुत अभी काउंसलिंग चल रहा है तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है अदर अदर स्टेट का भी। तो ठीक है, और इस स्टेट का तो अब झारखंड का तो है ही। तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो बनाने के टाइम हम थोड़ा बिजी हो तो थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाए। जैसे ये 9 अगस्त को ही आया था लेकिन हम आज 10 अगस्त को इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। बट इसका जो नोटिफिकेशन आते ही हम सारा टेलीग्राम ग्रुप पे और कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिए थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जो है एटलीस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, सो दैट कोई भी काउंसलिंग के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन है आपका छूटे ना। ठीक है। तो अब चलिए, टाइम पास बहुत हो गया तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, तो ये जो है ना झारखंड का काउंसलिंग का ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। ठीक है, एक मिनट। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है नीट 2024 का काउंसलिंग है फॉर झारखंड स्टेट। और हाँ, एक बात और कि और ये जो पीडीएफ है, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं काउंसलिंग शेड्यूल तो आपको वो मिल जाएगा JCECEB वेबसाइट पे। या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और ये जो है ये तो आपका इसमें काउंसलिंग शेड्यूल है। स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है, रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब डिफरेंट रिजर्वेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना परसेंटेज चाहिए होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट के पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 12 में इसमें डाउट था, तो उसका क्लेरिफाई हम उन लोग का वहीं पे कर दिए थे, बट इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं। ठीक है। तो ये रिगार्डिंग जो है एमबीबीएस बीडीएस और बीएचएमएस कोर्सेज के लिए है। ठीक है। मतलब कि एमबीबीएस के लिए ही नहीं, एमबीबीएस बीडीएस और बीएचएमएस कोर्सेज के लिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है। तो हाँ, एक बात और, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। तुम लोग स्किप कर देते हो फिर बोलते हो कि ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है। तो एक बार देख लो, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो तुम लोग कि ये जो है ना कि यहाँ पे जो है स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो जैसे ही JCECB वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे तुम्हारा क्लिक ऑन ऑल ऑल काउंसलिंग पे एक शो होगा, तो उस पर क्लिक करके तुम वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एज क्राइटेरिया है नंबर 1 में देख लो, सारा पॉइंट हम एक्सप्लेन कर देंगे कि एज क्राइटेरिया कितना है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया खुद भी पढ़ सकते हो। तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अभी 2024 में ये काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है। तो 2024 के 31 दिसंबर तक, मतलब ये अभी क्या है, अगस्त चल रहा है, तो 31 दिसंबर तक आपका एटलीस्ट 17 साल पूरा होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है एज का। ठीक है। जबकि मैक्सिमम जो है उसका अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, लोअर एज लिमिट 17 साल है। तो एटलीस्ट तो आपका ये 31 दिसंबर तक आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए, ये 2024 में। ठीक, ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। तो सो नेक्स्ट हम लोग अब एजुकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन क्राइटेरिया में क्या दिया गया है फॉर, मतलब क्या होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल में। तो जो आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप और इंग्लिश में आप एटलीस्ट पास होना चाहिए फॉर पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब सभी के लिए, सभी कोई भी कैटेगरी हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। और दूसरा जो है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब ऑल टुगेदर अगर मार्क्स को जोड़ लीजिएगा तो जो एग्रीगेट मार्क्स है वो आपका टोटल मिला के 50% होना चाहिए। ठीक है। और वही आपका जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओबीसी मतलब कि एस टी एस सी और ओबीसी के लिए आपका जो है 50% ना होके 40% भी अगर एग्रीगेट टोटल आ रहा है तो आपका एलिजिबल हो गए। और वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सेम 50% ना होके 40% पे भी आपका चल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन क्राइटेरिया। एंड देन अब रेसिडेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि जो है आपका जो बहुत होता है कि लोकल और परमानेंट रेसिडेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट का अगर लोकल लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी है और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है तो दोनों ही चल जाएगा। बट आपको कहाँ से बनवाना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
सबसे एक इम्पोर्टेंट डाउट जो है इसी रिगार्डिंग आता है कि कहाँ से वाला वैलिड होगा कि नहीं। मोस्ट कॉमन डाउट जो मेरे पास आ रहा था वो सीओ से, सर्कल ऑफिसर वाला रेसिडेंट सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं। तो सर्कल ऑफिसर वाला जो होगा ना, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर जो भी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपका सर्कल ऑफिसर, एसडीओ, सब डिविजनल एसपी ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर से भी अगर बनवाते हैं तो इन तीनों का चलेगा। सीओ का हो, एसडीओ का हो या डिप्टी कमिश्नर का भी हो तो चल जाएगा, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आए रिजर्वेशन पे देख लो। तो रिजर्वेशन पे ही बहुत कॉमन डाउट होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि एक रिजर्वेशन जो है यहाँ BC1 और BC2 जो बैकवर्ड क्लास होता है ना, तो BC1 BC2 का रिजर्वेशन में एक याद रखना, जब आप बनवाओगे या बनवा चुके हैं तो वो यहाँ पे एसेंशियली लिखा हुआ है कि आप नन क्रीमी लेयर वाला ही होना चाहिए, ठीक है, नन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लो देन EWS सर्टिफिकेट। तो EWS सर्टिफिकेट भी जो है आपका वही सीओ का, एसडीओ का, डिप्टी कमिश्नर का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों से अगर किसी से भी बना हुआ है तो चल जाएगा, ठीक। एंड अब देखो PWD सर्टिफिकेट, हाँ यहाँ पे मोस्ट कॉमन डाउट आता है कि PWD सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए तो वैलिड होगा। तो याद ना, स्टेट काउंसिलिंग का जो है ना, तो अगर आप झारखंड स्टेट काउंसिलिंग का हो, देखो MCC का जो काउंसिलिंग है उसका PWD सर्टिफिकेट का सेंटर वो MCC अपना अलग से रिलीज किया है और कर दिया है, ठीक है। बट जो अगर आप झारखंड स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जो है ना, आपको कहाँ से बनवाना है, आपको रिम्स रांची से बनवाना है। कहाँ से बनवाना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अगर झारखंड स्टेट काउंसिलिंग का जो वैलिड PWD सर्टिफिकेट आपको रिम्स रांची से बनवाना होगा, ठीक है। अब देख लो दूसरा ये तो एक प्रीमिटिव ट्राइब ग्रुप का भी एक रिजर्वेशन होता है, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम होगा, तो आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, ठीक है, ये देख लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक। और ये सब बोला गया है कि ये सब जो एक्ट और सर्कुलर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड सेक्शन में JCECEB वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि जो अगर आप किसी मतलब कि किसी रिजर्वेशन का या फिर जो आपका मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया और एक आपका ओ कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक BC1 SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब जब आप अप्लाई करोगे ना तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, एटलीस्ट झारखंड काउंसिलिंग में तो आपको करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो नंबर 6 पॉइंट क्या बोल रहा है आपको। 6 पॉइंट बोल रहा है कि ये जो है ना जो आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस में स्टेट मेरिट लिस्ट, आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सबसे पहले आपका स्टेट मेरिट लिस्ट प्रोड्यूस हो बनाया जाएगा, मतलब कि आपको तो ऑल इंडिया रैंक मिल चुका है, ठीक है। उसके बेसिस पे जो आपका नीट में रैंक आया है उसी पे कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं झारखंड काउंसिलिंग में, उसके बेसिस पे आपको आपका स्टेट में क्या रैंक है वो दिया जाएगा, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉटमेंट होता है झारखंड काउंसिलिंग में, ठीक। अब देख लो यहाँ पे कि पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट जो है रिकमेंडेड एडमिशन विल हैव टू सबमिट ऑल द कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट। हाँ, मतलब कि ये 7 पॉइंट बोल रहा है कि जब आपका एडमिशन हो, मतलब कि जब मतलब कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग या कोई भी राउंड के बाद जो अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपको कॉलेज में जाके जो सब डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ले जाके आपको सबमिट करना होगा। तो ऑब्वियस है डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिला, मतलब कि नहीं मिलता है, तो वो इसमें लिखा हुआ है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो बी कॉशियस, अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी रखिएगा, ठीक है। एंड हाँ, इसमें बहुत बड़ा डाउट है पॉइंट नंबर 8 और 12 में एक स्टूडेंट को 8 और 12 में पॉइंट नंबर क्यों दिक्कत है वो हम समझा देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है एक जगह, ठीक है, तो उसके वजह से थोड़ा डाउट आ रहा है, बाकी उतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 और 12 जो बोल रहे हो, तो यहाँ पे जो होता है सबसे पहले जो आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आज से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वाला किस चीज का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो पॉइंट नंबर 8 जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है, किस चीज का, स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो ऑनलाइन सबमिशन होता है ना एप्लीकेशन फॉर्म का, 1 मिनट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो 10 अगस्त से 17 अगस्त तक, 10 से 17 अगस्त तक होगा, ठीक है। और वही आप देख लो यहाँ पे कि जो एडिटिंग मतलब एक दिन का आपको सुधार करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप देख लो, तो आप लोग कुछ डाउट पूछ रहे थे शुरू हुआ कि नहीं, तो 10 तारीख से ही शुरू हो गया, मतलब आज से ही शुरू हो गया है। तो आप 10 से लास्ट डेट 17 तारीख है, तो 17 से पहले कर लेना, ठीक है। और 18 को क्या मिलेगा आपको, 18 को मतलब आपको कुछ दिक्कत है तो उसको एक बार अपना इंफॉर्मेशन को एडिट करने का मौका मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं एडिट वेडिट के चक्कर में मत पड़ो, उससे पहले ही जब भरोगे तो मतलब कि ठीक से भरना, डबल चेक करके ही सबमिट करना। बाद में एडिटिंग वेडिटिंग में कुछ मतलब कुछ चीज़ों को तुमको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, सभी चीज़ों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए जब भरो तो थोड़ा देख के भरना, 2 बार चेक करके भरना, ठीक है। और हाँ, ये जरूरी है कि स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट जो है 20 अगस्त को आएगा,
ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगा? 20 अगस्त को रिलीज होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ। तो पॉइंट नंबर क्या है? कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैविंग अप्लाइड फॉर द इंक्लूजन ऑफ देयर नेम इन स्टेट में नीड नॉट टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब ये बोल रहा है, जो अगर आप पहले राउंड में या फिर दूसरे राउंड में, मतलब कि अगर स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है आपका, तो फिर आपको अगले राउंड में फिर से स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर 10 क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 10 जो है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फी के बारे में। तो पहला जो पॉइंट बोले वो क्या था? वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आप रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन फी कितना होगा, रजिस्ट्रेशन फी एप्लीकेशन फी क्या होगा। तो रजिस्ट्रेशन फी जो स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने का है ना, वो आपका जनरल EWS BC1 BC2 के लिए जो है आपका 500 रुपीज होगा। SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज, और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, दिव्यांग कैंडिडेट मतलब PWD कैंडिडेट। और एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो है ना, आप लोग जो है मोड ऑफ पेमेंट जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग UPI से कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग खुद का लैपटॉप से भरे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहीं कोई कंप्यूटर या साइबर कैफे में भर रहे हो, कहाँ भर रहे हो? साइबर कैफे में भर रहे हो, तो एटलीस्ट जो है ना होता है कि वो जो आपका जो साइबर कैफे वाला जो ओनर होता है वो खुद का अकाउंट से पेमेंट कर देता है, आप उसको कैश में पेमेंट करते हो। बट ऐसा गलती मत करना। वो उसको जो भी चार्ज होगा, वो जो भी चार्ज ले रहा है वो अलग चीज़ है, बट याद रखना कि तुम जो है ना जो पेमेंट करो वो अपना UPI से, अपना पर्सनल जो तुम फोन, मतलब कि अपना फ़ोन पर जो UPI यूज़ करते हो, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, या फिर भीम UPI हो, जो भी यूज़ करते हो उससे करना, या खुद का क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना। क्योंकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जो जमा करोगे ना, अगर रिफंड आएगा तो जो अकाउंट से पेमेंट करोगे उसी में रिफंड आता है। तो अगर तुम वो जो साइबर कैफे वाला अपना अकाउंट से पेमेंट करेगा तो उसका अकाउंट में रिफंड जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी तुम जितना भी पेमेंट करो कोई भी काउंसलिंग में, अपना अकाउंट से करना, तो रिफंड जो है तुम्हारे अकाउंट से आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो बाद में परेशान होगे रिफंड के लिए। ठीक, तो आप देख लो कि पॉइंट नंबर 11, क्या बोल रहा है? इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू अपलोड स्कोर कार्ड। हाँ, वही बोल रहा है कि नीट UG का जो आपका रैंक कार्ड है, स्कोर कार्ड, वो तो अपलोड करना ही होगा, इसमें कौन सा नया बात है। हाँ, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 12 में क्यों दिक्कत आ रहा है, देखो ये जो बोल रहा है ना, आफ्टर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होगा वो किस बेसिस पे होगा? स्टेट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, जो कि कब पब्लिश होगा? 13 तारीख को यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन गड़बड़ कहाँ किया? गड़बड़ यहाँ किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है पॉइंट नंबर 8 में? 20 अगस्त को स्टेट मेरिट लिस्ट पेपर होगा। और वहाँ पे क्या लिखा है पॉइंट नंबर 12 में? पॉइंट नंबर 12 में लिखा है आपका कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 13 अगस्त। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो स्टेट मेरिट लिस्ट होगा ना वो आपका 20 अगस्त को ही होगा। तो वहाँ जो पॉइंट नंबर 12 में है उतना बड़ा डाउट मत रखना, थोड़ा सा मतलब आई थिंक कि मिसप्रिंट है। तो याद रखना, जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो 20 अगस्त को ही प्रिपेयर होगा, इस 20 अगस्त को ही रिलीज होगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई डाउट नहीं, क्योंकि तुम ही देखो यहाँ पे 10 से 17 तक जब रजिस्ट्रेशन ही होगा तो 13 अगस्त को स्टेट मेरिट लिस्ट कहाँ से आ जाएगा? तो स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो 20 अगस्त को ही आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लो तुम्हारा पॉइंट नंबर 13। तो पॉइंट नंबर 13 में ये काउंसलिंग शेड्यूल आप देख सकते हो। तो काउंसलिंग शेड्यूल जो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है और चॉइस फिलिंग, देखो वो क्या था? वो था आपका जो पहले अभी बताया, वो था आपका क्या? रजिस्ट्रेशन था किस लिए? स्टेट मेरिट लिस्ट पेपर करने के लिए। अब मेरिट लिस्ट बन गया, स्टेट का रैंक आपको मिल गया, आप काउंसलिंग तो करोगे ना, चॉइस फिलिंग और ये सब। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगा वो आप 21 अगस्त को कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट जो है वो कब है? 26 अगस्त। तो आपका कितना टाइम है? तो 21 से 26 अगस्त तक आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, एडिटिंग वही आपका एक दिन का ऑप्शन मिलता है कि अगर कुछ गलती हो तो सुधार सकते हो, बट हम बोलेंगे डबल चेक करके पहली बार में ही भरना। ठीक है, और एक सीट अलॉटमेंट और जो है प्रोविजनल से जो रिजल्ट है वो आपका मतलब कि 29 अगस्त, तो आई थिंक कि 28-29 को आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपका 29 तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कॉलेज में जाके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जा सकते हो, 30 अगस्त से 5/9/2024 तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का। अब देखो इसी तरह सेम आपका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का है। ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को आप वीडियो को पॉज करके देख लो, ये सेम उसी तरह का है, सारा शेड्यूल देख सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट आयो, ये थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का शेड्यूल है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखना तो देख लो। एंड ये रह गया आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 पे आ जाओ। तो पॉइंट नंबर 14 क्या बोल रहा है कि काउंसलिंग विल बी हेल्ड। तो पॉइंट नंबर 14 बोल रहा है कि जो काउंसलिंग होगा ना वो MCC गाइडलाइन जो, तो
एमसीसी के अंडर ही सब काम करता है, ठीक है। तो ये एमसीसी का काउंसलिंग मतलब एमसीसी का जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि चॉइस फिलिंग, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 15, ये चॉइस फिलिंग के रिलेटेड है। हम तुमको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 15 कि तुम जो चॉइस फिलिंग में हो वो रैंकिंग वाइज मतलब तुम अपना प्रायोरिटी वाइज डालना, ठीक है। चॉइस फिलिंग जैसे फर्स्ट में रिम्स रांची, सेकंड में एमजीएम जमशेदपुर, थर्ड में एसएनएमसीएच धनबाद, फोर्थ में आप तुम हजारीबाग डाल सकते हो, फिर फिफ्थ में दुमका, सिक्स में पलामू मेडिकल कॉलेज में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज डाल सकते हो। और यहाँ पे बोल रहा है कोई स्टूडेंट चाहे तो एक भी डाल सकता है जो उसको कॉलेज पसंद है, या जितना कॉलेज अवेलेबल है उतना भी डाल सकता है, तुम्हारे ऊपर है, कोई लिमिट नहीं है कि तुम इतना ही कॉलेज डाल सकते हो, ठीक है। अब ये तुम्हारा, हाँ, फीस कितना अमाउंट लगेगा, तो काउंसलिंग फी जो है, तो पहला फी जो था वो स्टेट मेरिट लिस्ट का था, ठीक है। अब तुम्हारा काउंसलिंग फी, तो काउंसलिंग फी जो है जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 1000 रुपया, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपया, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 500 रुपया काउंसलिंग फी है, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये रिफंडेबल नहीं है। अब आता है नंबर 17 पॉइंट में, देख लो ये 17 पॉइंट में तुमको क्या बोल रहा है। 17 पॉइंट में तुमको बोल रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एमबीबीएस बीडीएस के लिए कितना लगेगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना ये रिफंडेबल होता है। अगर आप मतलब कब रिफंडेबल होगा वही बता देंगे। तो गवर्नमेंट सीट के लिए जो मतलब कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 20,000 और एक आपका ST SC OBC कैटेगरी के लिए और पीडब्ल्यू के लिए 10,000 रुपीज गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस सीट्स के लिए। क्या है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है। वही डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, अगर मेडिकल कॉलेज है तो 2 लाख रुपया और डेंटल कॉलेज है तो 1 लाख रुपया, ठीक है। ये डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आपको तो सिर्फ गवर्नमेंट से मतलब है, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो अगर कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना कर चाहता तो जो हायर अमाउंट है वो देना होगा। जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए वही 2 लाख रुपया, डेंटल कॉलेज के 1। बट आपको इतना टेंशन नहीं है, आप देख के हाँ। और ये देखो स्ट्रे और मॉपअप राउंड के लिए, तो स्ट्रे और मॉपअप राउंड के लिए अलग से 50,000 रुपीज लगता है। मॉपअप राउंड में तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का बात हो रहा है, ठीक है। एंड तो यहीं पे फिर देख लो गवर्नमेंट के लिए याद रखना, गवर्नमेंट के लिए 20,000 रुपीज है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए वही SC ST PWD के लिए 10,000 रुपीज है। अब जो कब रिफंड होगा, तो याद रखना तुम्हारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो फर्स्ट राउंड है वो आपका फ्री एग्जिट होगा। फर्स्ट राउंड है फ्री एग्जिट है, मतलब फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाउट होता है और आप कॉलेज नहीं भी लेते हो तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड हो जाएगा। बट अगर आप सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलता है और आप नहीं लेते हो कॉलेज, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगा, मतलब वो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। वही यही बताया गया है। तो सेकेंड राउंड और उसके बाद के राउंड में अगर आप कॉलेज मिलता है बट आप लेते नहीं हो, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 20,000 और 10,000 रुपीज है, या फिर जो भी डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट राउंड वाला फ्री एग्जिट होता है। अब बाकी वो आपका पॉइंट नंबर 18 और 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको मतलब पढ़ सकते हो। बाकी आप फिर से बता दे रहे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना आपके लिए ही जरूरी होगा, क्योंकि काउंसलिंग का जितना भी अपडेट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। और टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।